वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर। बताइए, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो शेयर कर लीजिए पहले, और फिर आगे बढ़ते हैं। विच क्लास डू यू प्रेफर मोर? मेरे साथ कि बिना मेरे पढ़ाता तो दोनों में मैं ही हूँ। चाहे मैं पेन टैब से पढ़ा दूँ जहाँ मैं नहीं विजिबल होता, और चाहे मैं कैमरे पे पढ़ा दूँ बोर्ड के साथ, दोनों पर विजिबिलिटी हो जाती है। कौन सी क्लास ज़्यादा समझ में आती है प्रियंवदा जी? आज पहले आपसे यही क्वेश्चन क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, और ये पर्सनल नहीं, सबके लिए ही है। विच वन इज बेटर, विच वन इज मोर इंफॉर्मेटिव? इन फैक्ट कहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं? समझाता तो मैं उस पर भी हूँ और मैं इस पर भी हूँ। आई होप कि एक ही तरीके से समझाता हूँ, बहुत डिफरेंसेस नहीं आते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बट व्हाट्स योर ओपिनियन? आई वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट द टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, वन दैट आई टेक फ्रॉम पेन टैब एंड द अदर आई टेक ऑन बोर्ड। बताइए, ईमानदारी से हिंदी में बताइएगा, ताकि तसल्ली से समझ लूँ। फिर आपके चैप्टर पर आता हूँ। 20th सेंचुरी ड्रामा में हमने लास्ट क्लास में गर्ल्स सॉरी जॉर्ज बर्नेट शॉ को किया था। नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट पर आते हैं। पहले बता दीजिए, बोथ आर गुड। ये आरुषि का कमेंट है, और प्रियंवदा का भी सेम है। नहीं भाई, कुछ तो अंतर होएगा, इतना प्लेन आंसर तो नहीं हो सकता। चलिए, नहीं बताओगे तब भी शुरू तो करना ही है, पढ़ाना तो है ही है। इतने लोग जुड़ गए हैं, सभी को राम राम है, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। जी डॉली कौशिक जी को गुड मॉर्निंग। कैसे है डॉली? सब बढ़िया। ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अभी नेक्स्ट जुलाई में पेपर के लिए ये बैच लिए थे? जब ये एग्जामिनेशन की डेट आई है, उसमें तो आपको नहीं जाना है ना अभी, तो उसके आगे वाला बैच है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लगे हाथ, इसको पहले जवाब दीजिए जो पूछा है, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, वही आएंगे पेपर में, थ्योरी थोड़े ना आएगी। थ्योरी पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस भी करते रहिए। ये डॉली सब टीजीटी के सिलेबस में है, बिल्कुल परेशान नहीं होइए, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो एक ही चीज का है। क्वेश्चन रिपीट करें ही मानी। क्वेश्चन ये था कि आप लोग जो भी इस बैच के हो बच्चे, क्या ये 16 जो जुलाई में पेपर होने वाला है उसके एस्पिरेंट हैं, कि आपने उसके आगे के बैच वाले के लिए, आगे वाले एग्जामिनेशन के लिए बैच लिया है? मेरा ये क्वेश्चन था, जो जनरल क्वेश्चन था। बाकी मैं सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर आता हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कुछ नाम लिख रहा हूँ और ईयर लिख रहा हूँ उनके नोबेल प्राइज विनिंग का,
और आपको ये बताना है कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला है। और नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पेपर में नोबेल प्राइज से आएगा ही आएगा। टी.एस. एलियट, W.B. येट्स, जॉर्ज बर्नेट शॉ, जॉन गॉल्सवर्दी, सैमुअल बेकेट। फिलहाल इतना ही, इसके बाद आगे वही राइटर्स आएंगे, फिर हम उनको देख लेंगे। कब नोबेल प्राइज किसको मिला है, ये आपको ढूंढ करके आंसर टिक करना है। मैं इधर कुछ लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर आप टिक करने में परेशान हो जाओगे, है ना। ज्यादा टेंशन नहीं दूंगा आपको, आप नोट कर लीजिएगा राइटर्स। और कुछ राइटर्स के नाम लिख ही देता हूं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, आप सब ढूंढ ढूंढ के आंसर लगा लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल प्राइज कब मिला। रुडयार्ड किपलिंग, इनको नोबेल प्राइज कब मिला। वी.एस. नाइपॉल, इनको नोबेल प्राइज कब मिला। हरोल्ड पिंटर, इनको नोबेल प्राइज कब मिला। राइट, ये नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चंस हैं जिनको आप नोट करिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे काम। काम आपको ये करना है, नोट ये भी करना है कि किसको कब मिला, आप अपना नोटबुक में बना लीजिएगा। नोबेल प्राइज विनर्स, बुकर प्राइज विनर्स, इन सब पर क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। बुकर प्राइज विनर्स की हम अगर बात करें तो इंडिया के खास करके जो बुकर विनर्स हैं उन पर क्वेश्चन बनता है। बुकर प्राइज एक पर्टिकुलर बुक को मिलता है। सलमान रुश्दी को किस बुक के लिए किस ईयर में बुकर प्राइज मिला। वी.एस. नाइपॉल को किस बुक के लिए किस ईयर में बुकर प्राइज मिला है। अरुंधति रॉय किस ईयर में किस बुक के लिए बुकर प्राइज मिला है। अरविंद एडिगा किस ईयर में किस बुक के लिए बुकर प्राइज मिला है। किरण देसाई किस बुक के लिए किस ईयर में बुकर प्राइज मिला है। राइट, ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, बनेंगे, आप इनको बहुत ध्यान से करिएगा। राइट, चैप्टर हमारा चल रहा है मॉडर्न ड्रामा, और आते हैं आपके मॉडर्न ड्रामा पर। मॉडर्न ड्रामा में लास्ट क्लास हमने जी.बी. शॉ के प्लेस प्लेजेंट, प्लेस अनप्लेजेंट, थ्री प्लेस फॉर प्योरिटन्स, उनका प्ले लाइफ फोर्स पर, डॉन जून इन हेल किस प्ले का पार्ट है, ये सारी बातें कर ली थी। और उनके फेबियन सोसाइटी की, आज उनसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है ड्रामा के फील्ड में, नाम है उसका सैमुअल बेकेट, वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन
1969। 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। सैमुअल बेकेट भी बिल्कुल जॉन गॉल्स सॉरी डब्ल्यू बी येट्स और जी बी शॉ की तरह इंग्लिश नहीं थे, आयरिश थे। आयरलैंड में जन्म हुआ था। 1969 का उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है उनके ड्रामा के लिए। और ड्रामा का एक उनके खास पैटर्न है जिसको थिएटर ऑफ द अपसाइड के लिए जाना जाता है। थिएटर ऑफ द अपसाइड, नॉनसेंस तो नहीं कहेंगे, ऑब्सर्डिटी के लिए जाने जाते हैं सैमुअल बेकेट। और इसी के लिए उनको 1969 में बुकर आज जो है नोबेल प्राइज मिला है। और किस भाषा में लिखते थे सैमुअल बेकेट, इसका जवाब कौन देगा? जी डॉली, हिमानी, प्रियंवदा, जितने भी लोग जुड़े हो ना, आरुषि, बताइए किस लैंग्वेज में लिखते थे सैमुअल बेकेट, तब मैं आगे बढ़ूंगा। In which language Samuel Beckett used to write? इसके लिए डाली ERSW में भी बेनिफिट रहेगा ये सब सर ना। डॉली आप सिलेबस भेजिएगा मुझे, तब मैं बताऊंगा उसका सिलेबस क्या है। आप पूछ रहे हो डॉली की बता रहे हो, ये पहले बताओ, इंग्लिश और फ्रेंच? सैमुअल बेकेट बेसिकली फ्रेंच में लिखते थे और खुद ट्रांसलेट भी इंग्लिश में करते थे। सैमुअल बेकेट वॉज गिवन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। किस लिए दिया जाता है नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? वो नोबेल की जो कमेटी होती है वो लिखती है। जी हिमानी बिल्कुल सही है। फॉर हिज राइटिंग which in new forms for the novel and drama in the destitution of modern man acquires its elevation। नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश और फ्रेंच, और तब भी आंसर नहीं बता पाए हो, कोई बात नहीं। सैमुअल बेकेट इज नोन फॉर थिएटर ऑफ द अपसाइड। ये आपको पता है कि थिएटर ऑफ द अपसाइड ये किसने फ्रेज क्वाइन किया था? थिएटर ऑफ द अपसाइड फ्रेज किसने क्वाइन किया था? एक भाई साहब थे, फिलोसोफर थे, क्रिटिक थे, और उनका नाम था मार्टिन एस्लिन। मार्टिन एस्लिन का एक ऐसे था थिएटर ऑफ द अपसाइड, राइट? क्या नाम था ऐसे का? द थिएटर ऑफ द अपसाइड वाज एन ऐसे रिटन बाय मार्टिन एस्लिन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड थिएटर ऑफ द अपसाइड जो है
it flourished in England in 1950s and 60s. 1950s और 60s ये प्राइम टाइम है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का, राइट। और जो इसके मेन प्रैक्टिशनर्स हैं अपार्ट फ्रॉम सैमुअल बेकेट, ये तो सबसे हाई हैं ग्रेट वाले, जो दूसरे प्रैक्टिशनर में नाम आता है वो एक और नोबेल प्राइज विनर ड्रामेटिस्ट है और उसका नाम है हैरोल्ड पिंटर, राइट। हैरोल्ड पिंटर दूसरा नाम है जो इस फील्ड में बड़ा नाम है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के। तीसरा नाम है यूजीन इयोनेस्को, राइट, IONESCO, राइट, यूजीन इयोनेस्को। और जो तीसरा नाम है वो है जीन जेनेट का, चौथा नाम है इनफैक्ट। ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के वर्शिपर्स है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के पुजारी हैं। Absurdist theater responded to the destruction and anxieties of the 20th century by questioning the nature of reality and illusion. Reality क्या है और illusion क्या है, उस पर प्रश्न खड़ा करता है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अगर आपने एमए किया होगा तो एक प्ले पढ़ा होगा सैमुअल बेकेट का, वेटिंग फॉर गोडो। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के ओरिजिन होने के पीछे एक और फिलॉसफी है, एक और एसे है, एक और मिथ है जिसका नाम है मिथ ऑफ सिसिफस। कितने लोग मिथ ऑफ सिसिफस को जानते हैं, बताइएगा। मिथ ऑफ सिसिफस का नाम कितने लोगों ने सुना है, बताइए ईमानदारी से। वो भी मिथ बताता हूं तो ही आपको समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में कि अपसाइड है क्या, इनफैक्ट व्हाट इज द अपसाइडिटी। मिथ ऑफ सिसिफस, मिथ ऑफ सिसिफस एक ऐसे है और ऐसे लिखा था अल्बर्ट कामू ने। टेलीग्राम पे भेज देना, मेरे नाम से ही टेलीग्राम पे जाना तो मिल जाएगा, वहीं भेज देना मुझे, ठीक है। मिथ ऑफ सिसिफस इज एन एसे रिटन बाय अल्बर्ट कामू इन 1942 और अल्बर्ट कामू ने मिथ ऑफ सिसिफस जो है फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखी थी, राइट, फिलोसफिकल एसे है। राइट, और जो मोरल है मिथ ऑफ सिसिफस का वो ये है कि देयर इज नो ग्रेटर मीनिंग इन लाइफ बट व्हाट वी गिव इट। When we accept that the universe has no inherent meaning or reason, we can be free of artificial expectations and embrace the absurd. Right? Absurdity जो है, Camus claims that there is a fundamental conflict between what we want from the universe, whether it be meaning, order or reason, or what we find in the universe is formless chaos। और उसी chaos के आसपास जो दुनिया है वही अपसाइड है। थिएटर ऑफ द अपसाइड में ना तो कोई प्लॉट होता है, ना तो कोई स्टोरी होती है, ना तो कोई एक्शन होता है,
कोई एक्शन नहीं होता और बिना एक्शन के तो ऑब्सर्डिटी ही होगी ड्रामा में, वही ड्रामा है। एग्जिस्टेंशियलिज्म से प्रभावित था ये ड्रामा। एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी अल्बर्ट कामू का नाम है और एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहता है कि देयर इज नो डिवाइन इंटरवेंशन इन ह्यूमन अफेयर्स, मैन इज द मेकर ऑफ हिज फॉर्चून, मैन इट टोटली डिपेंड्स ऑन मैन्स चॉइस। जो हम चूज करते हैं हम वही बनते हैं। मिथ ऑफ सिसिफस ग्रीक की एक मिथ है, जहां पर एक मिथ जो सिसिफस है वो सुबह से शाम तक एक ही काम करता है और शाम को लौट करके जब आता है फिर अगले दिन वही काम शुरू करता है। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती है। फ्रॉम द मॉर्निंग टिल द इवनिंग हम काम करते हैं, रात को घर पहुंच के सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और फिर वही काम करना शुरू करते हैं। तो एक टाइप से हम सारे के सारे जो है वो सिसिफस ही बने हुए हैं, राइट, सिसिफस ही बन गए हम। सब एक ही काम करते हैं सुबह से शाम तक और काम की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। राइट, myth of Sisyphus shows it works like a metaphor for the individual's persistent struggle against the essential absurdity of life। पूरी लाइफ ही absurdity से भरी पड़ी है, राइट। ये absurd हमारी जिंदगी हो गई है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। और सैमुअल बेकेट के प्ले में आप देखे होंगे कि दो करेक्टर्स होते हैं और वो करेक्टर्स पूरी तरीके से क्या होते हैं, व्लादिमीर और स्ट्रजन, दे वर वेटिंग फॉर गोडो। गोडो का वेट कर रहे होते हैं इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट गोडो विल नेवर टर्न अप। गोडो कभी आएगा नहीं ये बात उन्हें पता है और उसके बावजूद भी वो वेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह कि रोज हम वही काम कर रहे होते हैं और जानते हैं जिंदगी का कोई टारगेट नहीं। हाँ जी, वही तो भेजना है और क्या भेजोगे। सैमुअल बेकेट, तो दो चीज ये कंफर्म हो गई, दो क्वेश्चन और कि हु रोट द एसे मिथ ऑफ सिसिफस, अल्बर्ट कामू, और हु रोट द एसे या हु कॉइन्ड द फ्रेज द थिएटर ऑफ द अपसर्ड, वो थिएटर ऑफ द अपसर्ड मार्टिन एस्लिन और मिथ ऑफ सिसिफस अल्बर्ट कामू और सैमुअल बेकेट, यूजीन यास्को, जीन जेनेट और हारोल्ड पिंटर, ये प्रैक्टिशनर्स ऑफ थिएटर ऑफ द अपसर्ड। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पेपर में आपके आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ द अपसर्ड, या हु रोट द एसे मिथ ऑफ सिसिफस, राइट, या सैमुअल बेकेट इज नोन फॉर अपसर्डिटी, राइट, थिएटर ऑफ द अपसर्ड। यही टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में बनेंगे, इन्हीं सबको आपको तैयार करना होता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। Samuel Beckett produced his most important works, 4 novels, 2 dramas, a collection of short stories, essays, and art criticism during an intensely creative period in the late 1940s. आयरलैंड के थे। आयरिशमैन बेकेट had settled in France and wrote in both French and English. His experiences during World War II, insecurity, कंफ्यूजन, एग्जाइल, हंगर, डिप्रेवेशन, हर युद्ध की ये स्थिति होती है, कंफ्यूजन वाली स्थिति, एग्जाइल वाली, देश छोड़ के भागने वाली स्थिति, हंगर वाली, डिप्रेवेशन वाली, राइट, केम टू शेप हिज राइटिंग इन हिज मोस्ट फेमस वर्क द ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनका प्ले है वो है वेटिंग फॉर गोडो, दैट वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच और इट इज अ कॉमेडी इन 2 acts, राइट, ये 2 acts में ट्रेजिक कॉमेडी है। इनफैक्ट he examines the most basic foundation of our lives within strikingly dark humor, राइट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का ये उसकी बात करते हैं, डार्क ह्यूमर की बात करते हैं, राइट। कोई बात नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। कंप्लीट सेंटेंस लिखा करिए तो हमको समझ आता है। आप एक मैसेज लिखते हो वो 4 कदम ऊपर चला जाता है, तब उसके आगे वाला पार्ट लिख देते हो। एक लाइन में कंप्लीट लिखकर सेंड करो, तब मैं आपको उसका जवाब बता पाऊंगा। नाम सुना है
राइट। कोई वेटिंग फॉर गोडो ओरिजिनली रिटेन इन फ्रेंच, ट्रांसलेटेड बाय बेकेट हिमसेल्फ, एंड इट इज अ थिएटर ऑफ अपसाइड, जहां पर देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स। इनफैक्ट दो ही मेन कैरेक्टर्स होते हैं और 2 एक्ट है, और 2 कैरेक्टर्स दे वर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ एन अननोन गोडो। फर्स्ट एक्ट में वही होता है और सेकेंड एक्ट में भी वही होता है। सेकेंड एक्ट इज द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट एक्ट, और यही ऑब्सेडिटी है। राइट, नथिंग हैपेंस थ्रू आउट द प्ले, कुछ होता ही नहीं है। और जो उसमें कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर, स्ट्रजन, लकी और पोजो, यही इतने कैरेक्टर्स हैं जिनके आसपास पूरा प्ले घूम रहा होता है। अब जाइए गूगल पर स्टोरी सर्च करिएगा वेटिंग फॉर गोडो की, और फिर देखिएगा। हाँ, याद रखिएगा GODOT लिखा है, गोडोट, बट इसको गोडो पढ़ते हैं, फ्रेंच नेम है, टी लास्ट वाला जो है वो साइलेंट है, एंड गोडो इज नॉट गॉड, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चले आगे प्रोसीड करें। ये प्ले है वेटिंग फॉर गोडो। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, कंप्लीट टाइटल क्या है प्ले की। एक बार आया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वाज रिटन बिफोर 1955। एक बार ये 2 क्वेश्चन, बाकी तो सिंपल वाले क्वेश्चन आप बना ही लोगे। और एक बार ये भी आया था हाँ, कि हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो, एक्ट कितना है। तो ये सब चीजें यहाँ इसी स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। Beckett is most famous for his play An Attendant Godot। ये फ्रेंच टाइटल है, ये ओरिजिनल टाइटल थी An Attendant Godot। इंग्लिश में वेटिंग फॉर गोडो कहते हैं। 1953 में इंग्लिश में परफॉर्म हुआ था। Like most of his works after 1947, the play was first written in French. Question number 2. Beckett worked on the play between October 1948 and January 1949. Question number 3. Waiting for Godot is Beckett's translation of his own original French language play, An Attendant Godot, और subtitles की है A Tragic Comedy in 2 Acts. क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चंस हैं इस स्लाइड से। ओरिजिनल टाइटल, व्हेन वाज द प्ले रिटन, व्हेन वाज इट ट्रांसलेटेड, एंड व्हाट वाज इट्स सबटाइटल, राइट, एंड इन हाउ मेनी एक्ट्स द प्ले वेटिंग फॉर गोडो इज। वेटिंग फॉर गोडो कितने एक्ट में है बताइएगा, वेटिंग फॉर गोडो कितने एक्ट में है, आंसर करिए फटाफट। डॉली, बहुत सिलेबस नहीं है अब, 20th सेंचुरी में हम हैं ही हैं। 20th सेंचुरी ड्रामा हमने करा दिया है, 20 सॉरी पोएट्री करा दिया है। 20th सेंचुरी ड्रामा खत्म ही होने वाला है, उसके बाद 20th सेंचुरी नॉवेल बचेगा, राइट। 20th सेंचुरी नॉवेल के बाद जो है वर्ल्ड लिटरेचर पर आएंगे, तो 3-4 क्लास वर्ल्ड लिटरेचर पर हो जाएगी, बस सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे किस पर, फिर हम जो है लिटरेरी टर्म्स पढ़ाना है, लिटरेरी टर्म्स के बाद फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाना है। यही है, ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है। जी चंचल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? राइट आरुषि, द प्ले इज डिवाइडेड इनटू 2 एक्ट्स, राइट। सब टाइटल में ही लिखा था कि 2 एक्ट का प्ले है। ऑल राइट, चलिए ये वो 2 बंदे हैं जो एक्ट 1 की ये सीन है। एक ट्री आपको दिखाई दे रहा है,
और वो पूरी तरीके से लीफलेस ट्री है। अंडर अ लीफलेस ट्री टू पर्सन्स व्लादिमीर एंड स्ट्रजन, नाम लिख लो उनका चाहो तो। ये कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स। व्लादिमीर एंड स्ट्रगन आर वेटिंग फॉर गोडो एंड टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते हुए गोडो का इंतजार कर रहे हैं। और इन दोनों के अलावा जो दो और कैरेक्टर्स हैं व्लादिमीर और स्ट्रजन के अलावा, एक का नाम है लकी और दूसरे का नाम है पोजो। पोजो and Lucky are two more characters. Pozo and Lucky have been together for 60 years. Pozo controls Lucky by means of an extremely long rope which he jerks and tugs if Lucky is the least bit slow. Lucky जो है एक स्लेव है और वो पोजो का स्लेव है और पोजो ने उसको 60 साल अपने पास रखा है। It has been contended that Pojo and Lucky are simply Didi and Gogo writ large, unbalanced as their relationship is. पोजो डोमिनेट करता है लकी को, हाउएवर जो डोमिनेशन है ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि सुपरफिशियल है। अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन इट becomes evident that Lucky always possessed more influence in the relationship, for he danced and more importantly thought, not as a service but in order to fill a vacant need of Pozo. पोजो के बारे में बहुत कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी है प्ले में, और वो ये है कि ही इज ऑन हिज वे टू द फेयर टू सेल हिज स्लेव। एक फेयर में जा रहा है, वो मेले में जा रहा है और वहां पर उसको अपने स्लेव लकी को बेचना है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन पोजो के बारे में हमको नहीं मिल पाती है। He presents himself very much as the ascendancy landlord, bullying and conceited. All right, Lucky, Pojo, Vladimir Sturgeon. Lucky is the slave. पोजो जो है वो स्लेव का बॉस है जो उसको बेचने जा रहा है मार्केट में, स्लेव मार्केट में। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड अभी आपको बताया था किसका ऐसे है, मार्टिन एस्लिन का, 1960 में आया था। वही एक क्वेश्चन है, इतना लिख लीजिए बस। Martin Eslin, in his Theatre of the Absurd 1960, he argued that Waiting for Godot was part of a broader literary movement that he called the Theatre of the Absurd, a form of theatre that stemmed from the absurdist philosophy of Albert Camus. Albert Camus का कौन सा ऐसे, The Myth of Sisyphus, right? Myth of Sisyphus, absurdist philosopher थे अल्बर्ट कामू। कैमस लिखा है बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज कामू। फ्रेंच नेम जो भी होते हैं उनके लास्ट के 2-3 लेटर जो है वो साइलेंट हो जाते हैं, दे आर नॉट प्रोनाउंस्ड। जैसे लिखा रहता है जैक्स, बट इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं जैक। जैसे लिखा होता है सीमन द बुआ, राइट? सिमन द बोआर लिखा है बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिमन द बोआ, राइट? जैक शिराक,
ऐसे वर्ड गोडो, फ्रेंच वर्ड है, लिखा है गोडोट बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज गोडो। क्लियर? तो वैसे अल्बर्ट कामू, लिखा है कैमस, इट इज प्रोनाउंस्ड एज कामू। सिगमंड फ्रायड, लिखा रहता है ना SIGMUND, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज सिगमंड फ्रायड। पियाजे, लिखा होता है GET लास्ट में, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज पियाजे। वो फ्रेंच नेम है, लास्ट वाला लेटर जो है वो साइलेंट हो जाता है। Absurdism itself is a branch of the traditional assertion of existentialism, जिसकी बात अभी हमने आपको बता दी। और ये जो नाम लिखा है ना सोरेन क्रेगर्ड इज कॉल्ड द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। मिथ ऑफ सिसिफस किसका ऐसे है? अल्बर्ट कामू का, 1942। कामू compares the absurdity of man's life with the situation of Sisyphus, a figure of Greek mythology who was condemned to repeat forever the same meaningless task of pushing a boulder up a mountain only to see it roll down again। क्या काम करता है सिसिफस? एक स्टोन है जिसको रोज रोल करके एक पहाड़ पर ले जाता है और इवनिंग में वो वापस आ जाता है। ये रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्क है जिससे दुनिया चलती है। ये मिथाप सिसिफस है। डीएसए कंक्लूड्स, क्या कंक्लूड करता है? द स्ट्रगल इटसेल्फ इज एनफ टू फिल अ मैन्स हार्ट, वन मस्ट इमेजिन सिसिफस हैप्पी। राइट, हर आदमी को सोचना चाहिए कि सिसिफस हैप्पी था और वो भी हैप्पी है। The essay is dedicated to Pascal Pia and is organized in 4 chapters and 1 appendix। 4 चैप्टर 1 अपेंडिक्स, द मिथ ऑफ सिसिफस में। राइट, ये आपके काम का नहीं है। आपके काम का सिर्फ यही है कि हु रोट द एसे द मिथ ऑफ सिसिफस। आंसर इज अल्बर्ट कामू, दैट्स ऑल। नहीं, अल्बर्ट कामू ने नहीं लिखा भाई। किसने लिखा मिथ ऑफ सिसिफस? अल्बर्ट कामू नहीं। चलो, अल्बर्ट कामू और मार्टिन एस्लिन में कंफ्यूज मत होइएगा। मार्टिन एस्लिन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1960, मार्टिन एस्लिन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड 1960, अल्बर्ट कामू मिथ ऑफ सिसिफस 1942। राइट, और जनरली ये होता है कि हम रिलेट कर देते हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को सैमुअल बेकेट से, और पेपर में आता है हु क्वाइंड थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और फिर हम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में मार्टिन एस्लिन को भूल करके सैमुअल बेकेट पे टिक कर आते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं यार मैं सही टिक किया है, एएसएसबी ने आंसर की गलत दे दी है। ऐसे कंफ्यूजन से बचिएगा, बॉस इज ऑलवेज राइट। ऑलराइट, कब मिला नोबेल प्राइज? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सैमुअल बेकेट पे जो बनेगा वो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड पर, उनके प्ले वेटिंग फॉर गोडो पर। एक प्ले और बहुत इंपॉर्टेंट है सैमुअल बेकेट का, वो भी थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की कैटेगरी में आता है। आप चाहे तो नाम लिख ले, और उस प्ले का नाम है एंड गेम। राइट, जो एंड गेम प्ले है वो 1 एक्ट प्ले है। वन एक्ट का प्ले है, बाय सैमुअल बेकेट। राइट, सैमुअल बेकेट का सिंगल एक्ट का प्ले है, 1 एक्ट प्ले है एंड गेम, और ये भी ट्रेजिक कॉमिक है, और अबाउट अ ब्लाइंड पैरालाइज्ड डोमिनियरिंग एल्डरली मैन। सैमुअल बेकेट का 1957 में आया था। इंग्लिश पेडागॉजी डॉली रोहित सर कराते हैं, और ग्रामर सौरभ सर कराते हैं। ग्रामर का इलाका उनका है, और ग्रामर की तो आपकी क्लासेस रेगुलर होती ही होंगी, नहीं होती? ग्रामर वही पढ़ाते हैं।
Harold Pinter was born on October 10, 1930 in London, borough of Hackney, son of Jewish dressmaker। ये सब आपके काम का नहीं है। काम का जो मुद्दा है, growing up, Pinter was met with expression of anti-Semitism। एंटी क्या होता है सबको लिख करके बताना है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। व्हाट इज एंटी आपको 2 से 3 बार बता चुका हूं। सारे लोग बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज एंटी? एंटीसेमिटिज्म आपको बताया था, एक प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो का, द जू ऑफ माल्टा। एक स्टोरी है जेफरी चॉसर की, एंटीसेमिटिक उसको भी कहा जाता है। शेक्सपियर का एक प्ले है, उसको भी एंटीसेमिटिक कहा जाता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और यहां पर फिर आपने एक वर्ड सुना एंटीसेमिटिक, तो एंटीसेमिटिक होता क्या है? याद है कुछ की नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। गूगल तो नहीं कर रहे हैं ना? याद है तो बताइए ईमानदारी से। एंटी नहीं बताया ना। एंटीसेमिटिज्म होता है हेट्रेड टुवर्ड्स ज्यूज। जो ज्यू लोग होते हैं, यहूदी जिनको कहा जाता है, क्रिश्चियंस का जो हेट्रेड है, उसी को एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। और ज्यू ऑफ माल्टा में जो ज्यू है, जिसके नाम पे टाइटल है, वो एक शिकार बन जाता है क्रिश्चियंस प्ले का। और शेक्सपियर के शाइलॉक का जो कैरेक्टर है वो भी जीव का कैरेक्टर है, और सारे क्रिश्चियंस मिलकर के उसको बर्बाद कर देते हैं। वैसे ही हारोल्ड पिंटर भी एक जीव थे, और जब हारोल्ड पिंटर बड़े हुए तो उन्होंने उनके वर्ड सुना एंटीसेमिटिज्म का, कि लोग जो है क्रिश्चियंस जो है वो ज्यूज को बड़ा हेट करते, घृणा करते हैं। एंड ही हैज इंडिकेटेड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर हिज बिकमिंग अ ड्रामाटिस्ट।
और इसी एंटीसेमिटिज्म के वजह से वो ड्रामाटिस्ट भी हो पाए थे। जब वर्ल्ड वार टू शुरू होता है, लंदन से उनका घर खाली करा दिया गया था जब वो 9 साल के थे, और फिर जब 12 साल के हुए तो लंदन वापस आते हैं। He had said that the experience of wartime bombing has never lost its hold on him. उन्होंने ये भी कहा है जो वार टाइम की बमिंग थी, जो बम फूटते थे, वो उनके दिमाग पर हमेशा के लिए बने रहे, कभी वो उनके माइंड से वो इंप्रेशन कभी गया नहीं। 1950 के आसपास उन्होंने अपने प्लेस लिखना शुरू किया और 2005 में नोबेल प्राइज मिलता है हरोल्ड पिंटर को। किस लिए मिलता है? हु इन हिज प्लेस अनकवर्स द प्रिसिपाइस अंडर एवरीडे प्रैटल एंड फोर्सेस एंट्री इनटू ऑपरेशंस क्लोज्ड रूम्स। राइट, आपको किस लिए मिलता है? ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। आपके लिए तो इतना यही है कि व्हेन वाज ही अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और इसका आंसर है इन 2005। In 2005, the Nobel Prize for Literature was awarded to this dramatist Harold Pinter. हरोल्ड पिंटर के बेसिक जो प्लेस हैं वो ये हैं। पिंटर मेड हिज प्ले राइटिंग डेब्यू इन 1957 with The Room, presented in Bristol. Other early plays were The Birthday Party, at first a fiasco of legendary dimensions, but later one of his most performed plays. The Room, The Birthday Party, The Dumb Waiter, The Caretaker, Homecoming, राइट, ये उनके प्लेस हैं। क्वेश्चन जो इनके प्लेस पर बेसिकली बनता है वो एक तो इनके प्ले पे क्वेश्चन बनता है इनके क्रोनोलॉजी पर। हर साल लगभग नेट का एग्जाम 2 बार होता है और 2 बार में से एक बार तो क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन उनके पूछ ही लेता है कि पहले कौन, बाद में कौन और फिर कौन। पहला प्ले जो है उनका वो है द रूम 1957 में, और उसी साल आता है प्ले द बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी उनका सबसे पॉपुलर प्ले है, द बर्थडे पार्टी, और 1957 में ही प्ले है द डम वेटर। द रूम, द बर्थडे पार्टी, द डम वेटर, ये तीन 1957 में। 1959 में द केयर टेकर, in 1959 the caretaker, and in 1964 the homecoming। ये इतने ही प्लेस नहीं हैं, इनके प्लेस तो बहुत सारे हैं। ये तो वो प्लेस हैं जिन पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जो अक्सर पेपर के ऑप्शन में रहते हैं। ये साली वो क्वेश्चंस हैं, राइट, वो प्लेस के नाम है। तो आप याद रखिएगा इनके सीक्वेंस को। क्या सीक्वेंस इनका बनता है? आर, आर के बाद बी, और बी के बाद डी, आर बी डी। रूम, बर्थडे पार्टी और डम वेटर, और उसके बाद केयर टेकर और होम कमिंग, आर बी डी सी एच। ये हारोल्ड पिंटर के प्लेस हैं, आर बी डी सी एच, राबादच, राइट, राबादच, ये प्लेस हैं हारोल्ड पिंटर के। ये उनकी क्रोनोलॉजी है। राम बहादुर दीनानाथ चंद्रमा, राइट, राम बहादुर दीनचंद, ये याद रखिएगा, राम बहादुर दीनचंद, राम बहादुर दीनचंद हारोल्ड पिंटर के प्लेस का सीक्वेंस है। हारोल्ड पिंटर ने एक और टाइप की कॉमेडी डेवलप की थी जिसको कॉमेडी ऑफ मिनास कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और बर्थडे पार्टी को के जो है इसी कैटेगरी में रखा जाता है द कॉमेडी ऑफ मीनास के। और कॉमेडी ऑफ मीनास एक टाइप का कॉमेडी ऑफ मैनर का रिवाइवल था, राइट। कॉमेडी ऑफ मीनास जो है वाज रिवाइवल, राइट, कॉमेडी ऑफ मीनास। Harold Pinter is generally seen as the foremost representative of British drama in the second half of the 20th century. That he occupies a position as a modern classic is illustrated by his name entering the language as an adjective used to describe a particular atmosphere and environment in drama, जिसको पिंटरेस्क कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मिनास, बर्थडे पार्टी, रूम, डम वेटर, राइट, और नोबेल प्राइज ऑफ 2005, ये हारोल्ड पिंटर के बेसिक कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जो ड्रामाटिस्ट आता है वह है जॉन ऑसबॉर्न। और जॉन ऑसबॉर्न इज नोन फॉर हिज यंगरी यंग मैन एटीट्यूड, राइट, यंगरी यंग मैन एटीट्यूड। और इनका एक प्ले, इकलौता प्ले जिसको आपको जानना है, जिसको किचन सिंक ड्रामा कहा जाता है, वो है लुक बैक इन यंगर, किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा से एसोसिएटेड हैं जॉन ऑसबॉर्न। Kitchen sink realism is a British cultural movement that developed in the late 50s and early 1960s in theatre, art, novels, film and television plays। और इनके जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं किचन सिंक ड्रामा के, वो 70s के 80s के अमिताभ बच्चन टाइप होते हैं, एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन का जो कंसेप्ट है वो इन्हीं किचन सिंक ड्रामा से है, राइट। ऐसे प्लेस को किचन सिंक ड्रामा कहा जाता है, ऐसे प्लेस दैट डिपिक्ट द डेली स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास पीपल। सच प्लेस डिपिक्ट the daily struggle of डेली स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल को जो रिफ्लेक्ट करते हैं प्लेस, उनको किचन सिंक ड्रामा कहा जाता है। ऐसे प्लेस जो है वो सोशल कंडीशन से, सच प्लेस डील विद सोशल कंडीशंस एंड पुअर लिविंग। सोशल कंडीशन, पुअर लिविंग से डील करते हैं और थोड़ा थोड़ा जो है लीन होते हैं टुवर्ड्स मार्क्सिज्म, थोड़ा थोड़ा मार्क्सिस्ट की तरफ झुके होते हैं किचन सिंक ड्रामा। एंग्री यंग मैन डिपिक्ट विद डेली स्ट्रगल ऑफ कॉमन मैन, social conditions of people, their poor living and leaning towards
मार्क्सिज्म, ये मेन फीचर्स हैं। किसके मेन फीचर्स हैं ये किचन सिंक ड्रामा के? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टर्बुलेंट रिलेशनशिप्स, ये सब बेसिक चीजें हैं। ऑलराइट, ये किचन सिंक ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑलराइट, किचन सिंक ड्रामा बेसिकली सामाजिक प्लेस होते हैं। समाज के जो पुअर क्लास है उनकी लिविंग कंडीशन क्या है उन पर फोकस करते हैं। और इनका जो प्रोटेगनिस्ट होता है बेसिकली वो एक यंग मैन टाइप होता है। राइट, वो यंग मैन टाइप होता है, वो होता है इनका प्रोटैगनिस्ट। हिमानी ने पूछा है कि कॉमेडी ऑफ मिनास क्या होता है, ये किस टाइप की कॉमेडी होती है? ऐसे प्लेस जिनमें एम्बिग्यूटी होती है, विच क्रिएट्स एन अननर्विंग एटमॉस्फेयर ऑफ डाउट एंड फियर। डाउट और फियर का जो माहौल बनाते हैं उनको कॉमेडी ऑफ मिनास कहा जाता है। मिनास का मतलब ही होता है धमकी। और बर्थडे पार्टी एक कॉमेडी ऑफ मिनास है। किचन सिंक ड्रामा से आगे बढ़ते हैं अब। और किचन सिंक ड्रामा जॉन ऑसबॉर्न का प्ले है जिसका नाम था लुक बैक इन एंगर। 1956 में परफॉर्म होता है और इट ट्रांसफॉर्म्ड द इंग्लिश थिएटर। लुक बैक इन एंगर ऑसबॉर्न का 8वां प्ले है। जनरली लोग इसको फर्स्ट प्ले कह बैठते हैं, which brought his work to public attention in 1956. The breakdown of his marriage to actor Pamela Lane was the stimulus for the play. इनकी शादी इन्होंने एक एक्ट्रेस से की थी, नाम था उसका पमेला, और शादी टूट गई थी। और उसी टूटी हुई शादी से इंस्पायर्ड होकर के जॉन ऑसबॉर्न ने प्ले लुक बैक इन एंगर लिखा था। Having completed the script in spring of 1955,
Osborne submitted it to the newly framed English stage company at the Royal Court Theatre, London. डायरेक्टर थे जॉर्ज डिवाइन. He was impressed by the play's unusual forthrightness and decided not only to produce but also help Osborne financially by taking on as an actor and script reader. Right? एक्टर और स्क्रिप्ट रीडर दोनों का काम ऑसबॉर्न को सौंप दिया गया. लुक बैक इन एंगर ओपन इन May 1956 and after a slow start became a huge hit. Its electrifying rhetoric and emotional intensity have long been credited with reviving British theatre. और इनफैक्ट ये प्ले ही नहीं है क्या, ये एक ऐसे बंदे का मोनोलॉग है, डायलॉग का मोनोलॉग ज्यादा है, जो एजुकेटेड तो है बट उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है और उसकी वाइफ एक बड़े घर की होती है और इसलिए हमेशा अपनी वाइफ को कोसता रहता है, हमेशा अपने फादर इन लॉ को कोसता रहता है और जो कैपिटलिस्ट हैं उनको कोसता रहता है हमेशा. राइट? तो यही, और जो प्रोटेगनिस्ट है वो एंग्री यंग मैन इसीलिए बन जाता है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड ही इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब, ही इज अनेबल टू लिव हैप्पीली. राइट? और दूसरी बात जेलसनेस भी है उसकी, जो अपने वाइफ से उसको है समस्या, बड़े लोगों से है. जो प्रोटेगनिस्ट है इस प्ले का उसका नाम है जिम्मी पोर्टर और जो हीरोइन है जो उसकी वाइफ है वो है एलिशन. और प्ले के थ्रू जॉन ऑसबॉर्न ने एक क्लास स्ट्रगल भी दिखाया है, जो हमने आपको बताया मार्क्सिस्ट बेंट ऑफ माइंड है, वो क्लास स्ट्रगल है. क्लास स्ट्रगल का मतलब समझते हो ना? क्लास स्ट्रगल क्या होता है? एक अपर क्लास और एक सोशल क्लास, दो के बीच का जो स्ट्रगल है, जो का संघर्ष है. राइट? अपर क्लास को लगता है कि लेबर, जो लोअर क्लास है, जो लेबर क्लास इसको कहते हैं, they are of no use, they are meant to be ruled, they are meant to be dominated. और जो लोअर क्लास है वो अपर क्लास को कैसे हमेशा कर्स करता रहता है, इसी का पूरा इसेंस जो है शो किया था इस प्ले में लुक बैक इन एंगर में. Written when he was 26, Osborne's play was an attack on the restrictiveness and division of 1950s England, a yell of frustration and discontent. The play explores the relationship between intelligent but disaffected जिम्मी पोर्टर. इंटेलिजेंट तो है लेकिन डिसअफेक्टेड है. द ओरिजिनल एंग्री यंग मैन वही है एंड हिज वाइफ एलिसन. क्लास इज अ मेजर फैक्टर इन द पोर्टर्स मैरिज. जिम्मी इज फ्रॉम अ वर्किंग क्लास बैकग्राउंड while Ellison is from an upper middle class military family. और अपर मिडिल क्लास मिलिट्री फैमिली और लोअर क्लास, यही संघर्ष का कारण है, यही दोनों में पटती नहीं है और इतना परेशान कर देता है एलिसन को कि एलिसन इसको छोड़ करके चली जाती है. और जब इसको एलिसन छोड़ करके चली जाती है तो एलिसन की एक फ्रेंड होती है, उसके साथ रहना शुरू कर देता है, उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है. और जब उसको पता चलता है कि अच्छा कि ही इज हैविंग अफेयर विद हर फ्रेंड, फिर से वापस आ जाती है. राइट? यही आपने देखा था हेनरी गिब्सन के प्ले द डॉल्स हाउस में. नोरा हेल्मर चली जाती है और वापस नहीं आती. यहां पर चली तो जाती है एलिसन लेकिन वापस भी आ जाती है. ऑल राइट, एलिसन, हेलन और जिमी यही मेन कैरेक्टर्स हैं एंग्री यंग मैन के. जिमी पोर्टर के प्ले, सॉरी जेम्स ऑसबॉर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर के.
ऑल राइट। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन के लिए तैयार। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is not the part of three unities? थ्री यूनिटीज का पार्ट कौन नहीं है? टाइम, प्लेस, स्टेज, एक्शन। Which of the following is not part of three unities? Question number 1. Question number 2. Which of the following is not one of the wheels of English novels? इंग्लिश नॉवेल के व्हील्स में कौन एक नहीं है? ऑप्शन ए डैनियल डीफो, ऑप्शन बी हेनरी फील्डिंग,
ऑप्शन सी सैमुअल रिचर्डसन और ऑप्शन डी लॉरेंस स्टर्न। दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर करिए फिर आगे बढ़ते हैं। शाबाश चंचल। फर्स्ट आंसर जो है, थ्री यूनिटीज का पार्ट कौन सा नहीं है? थ्री यूनिटी का पार्ट नहीं है स्टेज। जो तीन यूनिटीज हैं वो है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। दीज आर द थ्री यूनिटीज, यूनिटीज ऑफ टाइम, यूनिटीज ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। शाबाश, पहले का आंसर सी है। वेरी गुड हिमानी एंड प्रियंवदा। चंचल, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स में कौन नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में किसका नाम नहीं है? सेकेंड का आंसर चंचल सिंह ने दिया है। और कोई? चार व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कौन कौन से हैं? फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स हैं सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबियस स्मॉलेट एंड लॉरेंस स्टर्न। These are the four wheels of English novels. इन्हें फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स कहा जाता है। ये चार पहिए हैं एंड ऑल द फोर जो है किस सेंचुरी में थे? 18th सेंचुरी में। डैनियल डिफो इज नॉट वन ऑफ द फोर व्हील्स। तो डैनियल डिफो wrote the first novel in English. Which was the first novel in English? फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश कौन सी थी? बताइएगा। रैक्सोना, मॉल फ्लैंडर्स, रॉबिन्सन क्रूसो, पमेला। Which one is said to be the first novel in English?
फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश किसको कहते हैं? फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। शाबाश। सबको आंसर करना चाहिए भाई, आप लोग तो आंसर नहीं करते तो बहुत गलत बात है। कैसे पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है? रॉबिन्सन क्रूसो इज द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश बाय डैनियल डीफो। डैनियल डीफो की नॉवेल थी ये। आज है, रक्सोना भी डैनियल डिफो की है, मॉल फ्लैंडर्स भी डैनियल डिफो की ही है, और रॉबिन्सन क्रूसो भी डैनियल डिफो की है। और रॉबिन्सन क्रूसो इज सेड टू बी द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश। पहली नॉवेल थी इंग्लिश की रॉबिन्सन क्रूसो। और कब पब्लिश हुई थी? बाय डैनियल डिफो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग novels is not a gothic novel? निम्नलिखित में से कौन सी गोथिक नॉवेल नहीं है? ऑप्शन ए फ्रैंकेस्टीन। ऑप्शन बी ट्वाइलाइट सागा। ऑप्शन सी द मॉन्क। ऑप्शन डी टॉम जोन्स। कौन सी गोथिक नॉवेल नहीं है? बताइए। गोथिक नॉवेल कौन सी नहीं है इसमें? ट्वाइलाइट सागा, द मॉन्क, फ्रैंकेस्टीन। किसकी, कौन सी इसमें गोथिक नहीं है? चलें बढ़े आगे। ऑप्शन इसका भी सी है।
टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग की नावल है और ये गोथिक नावल नहीं है हिमानी। मांक गोथिक नावल है। किसने लिखा था? मैथ्यू ग्रेगरी लुइस ने। और मांक की वजह से मैथ्यू ग्रेगरी लुइस को मांक लुइस कहते हैं। फ्रैंकेस्टीन मैरी शेली की है और वो गोथिक नावल है। और ट्वाइलाइट एक नावल की पूरी सीरीज है और इसी पर ट्वाइलाइट सागा फिल्म भी बनी थी। और ये स्टीफनी मेयर की सीरीज है। राइट, स्टीफनी मेयर की ये सीरीज है। टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग की है जो कि गोथिक नावल नहीं है। बाकी तीनों गोथिक से ही रिलेटेड हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजलिंड इज द हीरोइन ऑफ। रोजलिंड किसकी हीरोइन है? एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर। किसकी हीरोइन है रोजलिंड? जी, किस प्ले की हीरोइन है एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट इज द हीरोइन ऑफ। शाबाश, सबका सही आंसर है इस बार जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है। रोजालिंड इज द हीरोइन ऑफ एज यू लाइक इट। ऑप्शन ए प्रेमबदा, चंचल, हिमानी, सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस in the fall of sparrow. The line occurs in। लाइन किस वर्क में आती है? मैकबेथ,
हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। किस प्ले की लाइन है? देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। एक आंसर आया है अभी तक, दूसरा भी आ गया है, तीसरे का वेट कर रहा हूं। तीन ही को आंसर करना है। There is special providence in the fall of Sparrow. The line occurs in the play Hamlet, and the line is spoken by Hamlet himself. We defy augury. There is special providence in the fall of Sparrow. Right? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है हैमलेट। ये वहां की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The adventures of Roderick Random is an example of the adventures of Roderick Random is an example of किसका एग्जाम्पल है? गोथिक नॉवेल, बिल्डंग्स रोमा, पिकरेस्क नॉवेल, एंड डी ऑप्शन है कंस्टल रोमा। द एडवेंचर्स ऑफ रोड्रिक रैंडम किसका एग्जाम्पल है? सोचिए आराम से और प्यार से बताइए। एक योर टाइम, खूब आराम से सोचिए और फिर बताइए।
हिमानी ने और चंचल ने दोनों ने कहा कि ये बी आंसर है इस क्वेश्चन का, तो बी ऑप्शन है। एनीबडी एल्स? आंसर इस क्वेश्चन का बी नहीं है। एडवेंचर्स वाले जितने नॉवेल होते हैं उनको पिकरेस्क नॉवेल कहा जाता है। एडवेंचर वाले नॉवेल को पिकरेस्क नॉवेल कहा जाता है। गोथिक नॉवेल को मिस्ट्री नॉवेल के नेम से जाना जाता है। बिल्डिंग्स रोमा ऐसी नॉवेल होती है जहां पर प्रोटैगनिस्ट का ग्रो अप होता है, जहां पर प्रोटैगनिस्ट को डेवलपमेंट होता है, उसी को एजुकेशनल नॉवेल भी कहा जाता है। पिकरेस्क नॉवेल पिकारो से बना है। पिकारो एक स्पेनिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है रोग, घुमक्कड़, एडवेंचरर, राइट। तो वो पिकरेस्क नॉवेल है। और कंस्ट्रल रोमा जो है वो आर्टिस्ट नॉवेल होती है, पेंटर्स नॉवेल होती है, जिसका प्रोटैगनिस्ट जो है पेंटर होता है या आर्टिस्ट होता है, उसको कंस्ट्रल रोमा कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है वह सी पिकरेस्क नॉवेल का ये एग्जाम्पल है। ऑल राइट, चले आगे। द कासल ऑफ इंडोलेंस इज अ प्ले, नॉवेल, पोयम, ऐसे। प्ले, नॉवेल, पोम और ऐसे। कासल ऑफ इंडोलेंस क्या है? सोचिए समझिए और फिर बताइए। बहुत डिटेल इस पोयम के बारे में आपको बताया था। द कासल ऑफ इंडोलेंस एक पोम है। किसकी? जेम्स थॉम्सन की। जेम्स थॉम्सन कौन थे? ट्रांजिशनल पोएट थे। और द पोएम वाज written in 1748 and the meter that James Thompson adopted for this poem was Spenserian stanza। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखा था इन्होंने। और स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइंस होती हैं? स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ 9 लाइंस। 9 लाइंस का स्पेंसरियन स्टेंजा होता है। 9 लाइंस में 8 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर,
और जो लास्ट लाइन होती है, नाइन्थ लाइन इन iambic hexameter, जिसको एलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है। एलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर को कहा जाता है। ये स्पेंसिरियन स्टेंजा होता है, और स्पेंसिरियन स्टेंजा की जो राइम होती है, ए बी, बी ए बी, पी ए और सी, ऐसे कुछ होता है ना। स्पेंसिरियन स्टेंजा की राइम स्कीम क्या होती है हिमानी, बताइएगा जरा, कंफर्म करिएगा। स्पेंसिरियन स्टेंजा की राइम स्कीम, ये होती है कि ये होती है? कि ये भी नहीं होती? ये होती है। क्या है इसमें से स्पेंसिरियन स्टेंजा की राइम स्कीम? तीन ऑप्शन यही हो गए हैं, ए बी और सी। बताइए तीन में से स्पेंसिरियन स्टेंजा की राइम स्कीम कौन सी है? स्पेंसिरियन स्टेंजा की राइम स्कीम इनमें से कौन सी है, बताइए। ए बी, बी सी, सी, यही वाली है? पक्का ही मानी? और कोई आंसर देगा? नहीं? चलिए, मान लेता हूं फिर, अगर कोई आंसर नहीं दे रहा है तो। ये है स्पेंसिरियन स्टेंजा की राइम स्कीम। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। Who has been described as a marvelous boy by Wordsworth? वर्ड्सवर्थ ने किसको मार्वलेस बॉय डिस्क्राइब किया है? सैमुअल टेलर कॉलरिज को, थॉमस चैटरटन को, जॉन कीट्स को, या फिर लॉर्ड बायरन को? Who has been described as a marvelous boy? बताइए आंसर।
Who has been described the marvelous boy? William Wordsworth described Thomas Chatterton the marvelous boy. Thomas Chatterton was also a transitional poet and he died at the very young age. An entire romantic age was inspired from Thomas Chatterton. On the death of Thomas Chatterton, एक पोयम लिखा है कॉलरिज ने मोनडी ऑन द डेथ ऑफ चैटरटन. John Keats dedicated his poem Endymion to Thomas Chatterton. Wordsworth described Thomas Chatterton a marvelous boy. राइट, सब ने अपने अपने तरीके से थॉमस चैटरटन को अप्रिशिएट किया है, उनको इज्जत दी है. ऑल राइट, और अब आज का लास्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फोलियो contained 36 plays and 2 longer poems. "37 plays and no poem." "36 plays but no poem." "36 plays and 4 longer poems." ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बता दीजिए और जाइए लंच करिए. The first folio contained कितने पोएम्स थे या कितने प्लेस थे या कितने प्लेस और कितने पोएम्स थे फर्स्ट फोलियो में? हिमानी ने आंसर दिया है डी, चंचल सिंह का आंसर है बी. और कोई? एनीबडी एल्स? शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो पब्लिश कब हुआ था? 1623 में. In 1623 it was published and it contained 36 plays. एक प्ले शेक्सपियर का मिसिंग था और वो प्ले था पेरिक्लीस द प्रिंस ऑफ टायर. 36 प्लेस थे फर्स्ट फोलियो में. एंड फर्स्ट फोलियो में पोएम कितनी थी? नो पोएम्स. और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? It contained only 36 poems, nothing else. Thank you so much.
I hope you would have enjoyed. Please give your feedback before we wind up. Enjoy किया आपने? मजा आया कि नहीं? बताइएगा और बता के फिर क्लास बंद होएगी. How was today's class? You have to tell. चलिए, थैंक यू हिमानी. चलिए, बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. मिलेंगे जल्दी ही नई क्लास में. बाय बाय. टेक केयर. गुड लक.